हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोचपा प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आए दिन में हम नए नए मामले देखते हैं। बहुत दूर दूर से लोग, पीड़ित लोग जो एक्चुअल में बहुत परेशान है, मिलने के लिए आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। तो उन्हें देख के लगता है कि यार क्या चीज है कि 1 घंटा 2 घंटे की मीटिंग के लिए आदमी सैकड़ों हजारों किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। मेरे पूरे करियर में अब तक सबसे दूर से जो व्यक्ति मेरे पास ट्रैवल हुए, उनकी कल मेरे से मीटिंग थी। तो जब मैंने उनकी हिस्ट्री चेक करी, जब वो आने वाले थे उससे जस्ट आधे घंटे पहले, तो वो केरला से फ्लाइट लेकर के देहरादून आए जस्ट फॉर गाइडेंस। देखिए मतलब आदमी कितना ज्यादा परेशान है। कहां केरला, कहां देहरादून, बिल्कुल इंडिया के नीचे से लेके इंडिया के ऊपर। लेकिन दोस्तों, ऐसा लोगों को क्यों करना पड़ रहा है कि क्यों परेशान है, बहुत परेशान है। मामला बहुत स्पष्ट और क्लियर कट था, लेकिन उसके बावजूद भी आदमी को इतना परेशान होना पड़ रहा है। 125 सीआरपीसी का केस वाइफ ने डाला और अपने लिए और अपने बच्चे के लिए मेंटेनेंस मांगा। जब बच्चा हुआ, बच्चा होने के कुछ समय पहले या बाद में उनकी पकड़ में आया कि वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। उसकी उस प्रकार की चैट्स पकड़ी गई जिसमें पता चलता था कि उसका एक नहीं बल्कि 2-3 लोगों से अफेयर है। और दोस्तों, इसके बाद ये डाउट क्रिएट हुआ कि बच्चा भी अपना है या नहीं है। तो बच्चे का डीएनए टेस्ट उन्होंने करवाया। वो बच्चे के बायोलॉजिकल फादर नहीं निकले। जब ये बात पत्नी को बताई तो उसने मानने से इनकार कर दिया। पत्नी ने कहा हम खुद डीएनए कराएंगे। उन्होंने भी डीएनए कराया, सेम रिपोर्ट आई, वो बायोलॉजिकल फादर नहीं है। अब ऐसे में जब वो बायोलॉजिकल फादर ही नहीं है, फिर भी मेंटेनेंस का केस चल रहा है। उनका कहना था फिर भी कोर्ट का रुख ऐसा है कि इंट्री मेंटेनेंस बांध देंगे। बच्चा आपका नहीं है, वाइफ से उनका ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका है, और उसके बावजूद भी उसने सारी चीजों को, सारे फैक्ट्स को छुपाते हुए एक मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया। इसके अलावा एफिडेविट में उसने अपनी प्रॉपर्टी छुपा ली, अपनी इनकम, अपनी बैंक डिटेल सब कुछ छुपा ली। ये सारी चीजें हाइड कर करके एफिडेविट फाइल किया है। यानी कि एक व्यक्ति जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जिसने कुछ गलत नहीं किया, जो कि हर तरह से आपको सपोर्ट करने को रेडी है। शादी के बाद आपने 2-2 3-3 लोगों से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखे, बच्चा किसी और का है, और साथ इस मामले में ऐसा भी था कि जब शादी हुई उस समय पे वो प्रेग्नेंट थी। तो यानी सोचिए कितना झोल। और इस झोल के चलते जब आदमी कोर्ट के अंदर जाता है उसे एहसास होता है कि यहां पे मुझे न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा लग रहा है। तो अभी हालांकि उस पर इंट्री आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं, उससे पहले ही उनके मन में डाउट आया कि यार एक बार मुझे कंसल्ट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट में इंट्री मेंटेनेंस बांध ही देंगे। दैट्स वाई वो व्यक्ति केरला से देहरादून ट्रैवल कर लिए। तो कहने का मतलब है कि आदमी इस समय पे बहुत पीड़ा में है। और जो भी व्यक्ति आते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, हर एक को लगता है कि मेरी पीड़ा बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हम दूसरे की पीड़ा देखते हैं, दूसरा कोई केस देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि एक्चुअल में इसकी पीड़ा कितनी है। और जब हम देखते हैं कि भाई कोई केरला से ट्रैवल कर रहा है, कोई कर्नाटका से, कोई उड़ीसा से, तो हमको लगता है एक्चुअल में उनकी पीड़ा कितनी है। और एक नहीं, एक से बढ़कर एक केस, एक से बढ़कर एक केस। इस मैट्रिमोनियल में हमने मर्डर केस तक देख लिए। तो दोस्तों, ये चीजें जो चल रही हैं, इनका समाधान केवल एक ही तरीके से है कि आपको इसे स्ट्रेटेजिकल डील करना पड़ेगा। यानी आप एक स्टेप भी रखेंगे तो उससे पहले आपको फूक फूक के जगह साफ करनी है, फिर वो स्टेप रखना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी, चाहे वो 125 सीआरपीसी का केस हो, चाहे डीवी का हो, चाहे 498 का हो। अगर आपने इनसे स्ट्रेटेजिकल माइंड गेम खेला ना, ये परेशान हो जाएंगे और ये खुद ही आपको कहेंगे कि चलो खत्म करते हैं। लेकिन दोस्तों, गलती क्या होती है कि हम सिंपल चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। और अभी कल ही बल्कि मेरी 2-3 लोगों से बात हुई, परसों मैंने इस पर एक शॉर्ट भी बनाया। कई लोग होते हैं साहब, मेरे को तो पता है ये ऑप्शन सही है, लेकिन मेरे को सब मना कर रहे हैं, मैं करूं क्या। अरे भैया, केस आपका है, यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या करना है। अगर आप ये सोचोगे कि जो मना कर रहा है वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा जानने वाला है, वो क्या कहेगा, तो कैसे काम चलेगा। रेमेडी आपको चाहिए, और जो नुकसान होगा वो भी आपको होगा, उसके कॉन्सिक्वेंस आपको बियर करने हैं। जब आपके ऊपर एक मेंटेनेंस की बहुत अच्छी अमाउंट लग जाएगी, तो क्या आपका कोई रिश्तेदार उसे देने आएगा? कोई भी देने नहीं आएगा, वो आपको देना पड़ेगा। सो यू आर द ओनली पर्सन जिसे डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, और तभी आपको कुछ रिलीफ भी मिल सकता है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।